हेलो स्टूडेंट्स। एनएस स्पेशल में मैथमेटिक्स का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं बच्चों हम। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी नया कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी? बच्चों, 9 से विभाजकता के नियम आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। जो भी हमें संख्याएं दे रखी हैं उनके सभी अंकों का हम योग करेंगे और उस योग में यदि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है इसका मतलब वह 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आप एक एक करके सभी नंबर्स के अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं। ठीक है बच्चों, तो एक तरीका तो यह है, एक बार देख लें आप। जैसे यहाँ पर आप 1, 8 और 7 को जोड़ लें। क्या हुआ बच्चों? ये हुआ 18 और 18 में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर है। एक और तरीका है बच्चों, क्या करें कि जो भी हमें संख्या दे रखी है उस संख्या में हम 9 प्राप्त करते जाएंगे और उन संख्याओं को हटाते जाएंगे। और अगर अंत में सारी संख्याएं खत्म हो जाती हैं, कोई भी अंक नहीं बचता है, तो उसका मतलब 9 से विभाज्य होगी। एक बार देखें आप कैसे। जैसे 7 और 2 9 होते हैं, इसको हमने कट कर दिया। 1 और 8 9 होते हैं, हमने इसको कट कर दिया। एक भी अंक नहीं बचा है, इसका मतलब 1827 जो है ये 9 से पूर्ण विभाज्य है। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या थी उसको भी देखें आप। इसमें भी हम ऐसा करें, 7 और 2 9 हो गए, हमने इसको कट किया, तब क्या बचता है? 1 और 2, इनका योग कितना होगा? 3। यानी हमें संख्या का योग 3 मिल रहा है, जबकि हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए था, यानी कि 0 मिलना चाहिए था। तो ये 9 से विभाज्य होती, इसका मतलब ये 9 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार 3395, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 तो पहले से ही है, इसे हमने कट किया। 5 और 3 8, ठीक है, 8 और 3 कितना हुआ? 11 को वापस जोड़ दें, उनके अंकों को क्या बचा? क्या मिलेगा अपन को? 2। इसका मतलब ये भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। इसको देखें हम, 4 और 5 दोनों का योग 9 हो गया, इसको हमने काटा, क्या बचा? 1। यानी संख्या हमारे पास बच रही है, इसलिए ये भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल देखो बच्चों, थोड़ा सा अपन संख्या बड़ी ले लेते हैं। जैसे 2 8 9 1 7 6 3, ठीक है। यहाँ हमने 7 अंकों की एक संख्या ली है और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या यह 9 से विभाज्य है या नहीं। तो जो मैंने आपको बताया था वैसे आप देखें कि हमने 9 को कट किया, 8 और 1 9, दोनों को भी हमने कट कर दिया। 7 और 2 9, इसको भी हमने कट किया। 6 और 3 9, इसको भी हमने कट किया। यानी यहाँ पर हमें कुछ भी अंक नहीं मिला, सब सारे के सारे अंक कट चुके हैं। इसका मतलब ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो। 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? तो 11 से विभाजकता के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे कहा गया है विभाज्य नहीं है। इसका मतलब में से 3 जो ऑप्शन हैं, 3 जो संख्याएं वो 11 से विभाज्य हैं और एक इनमें से जो है वो 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम एक एक करके सभी संख्याओं को चेक कर लेते हैं। और 11 से विभाजकता का नियम क्या है बच्चों, कि हम इसके अंकों को अल्टरनेटिवली माइनस और प्लस करते जाएंगे। कैसे? जैसे कि जो पहली संख्या है इसके अंक देखें हम, 1 -2 +3 -4 +5। ठीक है बच्चों, इनको आप हल करो, यानी कि प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, यानी कि 1 और 3 4 5 9, ठीक है, और ये माइनस का 2
और ये -4 जुड़ के कितना हुआ? इसका 6 क्या मिला? 3। ठीक है। तो 11 से विभाजकता का नियम यही है कि जब हम इनको अल्टरनेटिवली घटाएंगे और जोड़ेंगे तो हमें शून्य मिलना चाहिए, या तो शून्य मिले या फिर 11 मिले। हमें क्या मिला है बच्चों? हमें मिला है 3। का मतलब ये 11 से विभाज्य नहीं है। तो बाकी की जो संख्या इनको भी चेक कर लेते हैं। तो 1 -5 प्लस 7 -3, 7, 1 और 7 दोनों को जोड़ देंगे कितना हुआ? 8। 5 और 3 जुड़ जाएंगे माइनस का 8, क्या बचा? 0। 0 मिल रहा है हमें, इसका मतलब ये तो 11 से भाज्य है। इसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 4 -3 प्लस 4 -5। एक बार बच्चों हम घटा रहे हैं और दूसरी बार अगले अंक को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखें 4 प्लस का है और ये भी 4 प्लस का है, 8 हो गया। तो इसी प्रकार से ये 3 माइनस का है और ये 5 भी माइनस का है, तो ये माइनस का 8 हो गया। क्या मिला हमें? 0। इसका मतलब ये संख्या भी, तीसरे नंबर की संख्या, ये भी 11 से भाज्य है। इसी प्रकार बच्चों आप चौथी संख्या को भी देख लें। 7 -2 प्लस 3 -2 प्लस 5। यहाँ पर 7 और 3 10, 15 -2, तो 4 हो गए माइनस के, हुआ ये 11। तो मैंने बताया था आपको या तो हमें 0 मिले या फिर 11, तो हमें यहाँ 11 मिला है। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाज्य, तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, संख्या 24, 36, 60 का मास यानी महत्तम समापवर्त्य क्या होगा? बच्चों मासा निकाल सकते हैं आप आसानी से। और मासा क्या होता है? मासा होता है महत्तम यानी कि सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग 24, 36 और 60 तीनों में चला जाए। बच्चों यहाँ पर हम देखें 24 का भाग 24 में तो जाएगा, क्या 36 में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये इसका उत्तर नहीं होगा। 18 का भाग 24 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। 6 है, 6 का भाग 24, 36, 60 तीनों में जा रहा है। 12 का भाग भी तीनों में जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा है? महत्तम सबसे बड़ी संख्या, इट मीन्स इसको चुनेंगे 12 को। इन तीनों का मासा क्या होगा? 12 होगा। अगला प्रश्न है 40वां, राजू की गाय 15 लीटर तथा भैंस 20 लीटर दूध देती है। किस अधिकतम माप से अधिकतम माप की बात की जा रही है? मैंने अभी आपको बताया है महत्तम। महत्तम समावर्त में भी क्या था? सबसे बड़ी संख्या। यहाँ भी क्या कह रहा है ये? अधिकतम। अधिकतम माप के लिए हम क्या करेंगे इसका? हम इसका वापस से मासा ही निकालेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका मासा वाला महत्तम समापवर्त्य का ही क्वेश्चन है। यानी आपको क्या करना है? 15 और 20 का महत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। तो 15 20 का मासा क्या होगा बच्चों? 5। ठीक है, ये 5 का ही भाग दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा, देखो है ना, बाकी संख्याओं का नहीं जाएगा। इस ट्रिक से भी आप फटाफट निकाल सकते हैं मासा। अगला प्रश्न है बच्चों 50वां, -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान क्या होता है बच्चों? निरपेक्ष मान होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ऐसा मान जो कि बिना चिन्ह के हो। ठीक है, यानी यहाँ पर जो माइनस का 5/7 आपको दिया है, तो इसमें जो संख्यात्मक मान है, जो आंकिक मान है, वो क्या है? 5/7। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि निरपेक्ष मान है 5/7। अगर बच्चों यहाँ पर आपको मान लीजिए प्लस का दिया होता, प्लस का 5/7, तो कहा जाता है कि इसमें प्लस के 5/7 में निरपेक्ष माप क्या होगी? तो वो भी क्या होगी? केवल 5/7। इसे हम यहाँ ना तो ऋणात्मक बोलेंगे बच्चों और ना ही धनात्मक बोलेंगे, ये केवल इसका संख्यात्मक मान है, आंकिक मान है। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है
50वां तुल्य भिन्न 6/8 और 15/20 कौन सी भिन्न की तुल्य भिन्न है? देखिए इन चारों में से एक भिन्न ऐसी है जिसकी ये दोनों तुल्य भिन्न हैं। बच्चों इसका एक तरीका यही है कि हम इन भिन्नों को सरलतम रूप में बदल दें तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये किसकी भिन्न है। ठीक है, 2 से कट जाएंगी ये, 2 तिया 6, 2 चौक 8, क्या मिला हमें 3/4। ये भी 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3/4। देखो बच्चों दोनों तुल्य भिन्न नहीं थी, किसकी है ये 3/4 की। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 51वां, संख्या 8/6 माइनस 2/5 का हल क्या होगा? तो यहाँ पे आप 6 और 5 दोनों का लासे लेंगे जो कि क्या आएगा 30। इसको हल कर लें आप, इसमें 6 का भाग लगा के 8 से इसके अंश से गुणा करोगे कितना आएगा 40, माइनस 5 का भाग 30 में 6 बार, 6 को 2 से गुणा करोगे कितना आया 12, क्या मिला 28/30, यानी इसको आप काट दें 14/15। नंबर तो इसका सही उत्तर होगा। 52वां प्रश्न है बच्चों, दशमलव संख्या, आपको 3 दशमलव संख्याएं दी हैं और उनका योग आपको निकालना है। ये कौन कौन सी संख्या है बच्चों? 180.69, ठीक है बच्चों, और एक है 30.8। यहाँ आप चाहें तो बच्चों जीरो लगा दें ताकि सिमिलरिटी हो जाएगी। 8.80, यानी आपको तो क्या करना है बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव ही लाना है, ये ध्यान रखना है बस। के हिसाब से अंकों को आप एडजस्ट करेंगे, उनको लिखेंगे। इसको आप जोड़ सकते हैं और चाहें तो आप बच्चों थोड़ा-सा स्पीडली करना चाहें तो क्या कर सकते थे? जोड़ के तो आपको उत्तर मिल ही जाएगा। अब यूँ देख लो कि 280 यानी जो पूर्ण मान है उनको जोड़ लें अपन। 280 में क्या जोड़ेंगे? इसको, यानी इनके दशमलव के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनको अपन छोड़ दें फिलहाल, है ना? तो 280 में 25 जोड़ा कितना हुआ? 305। तो 5 में क्या जोड़ा अपन ने? 8, कितना हुआ? 312। कितना होगा बच्चों? 313, सॉरी, ठीक है? 313 हमें मिला। इनको जोड़ा हमने 280, 25 और 8 को हमने जोड़ा है और हमें इसका मान मिला है 313। अब बच्चों हमें केवल इसके जो दशमलव वाले भाग थे उनको जोड़ना बाकी है। तो बच्चों 3 संख्याओं के दशमलव भागों को जब आप जोड़ोगे तो उसका मान 3 से तो हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है? इसका मतलब इसका मान इतना तो नहीं हो सकता कि 350 पहुँच जाए या 351 तक पहुँच जाए, तो ये तो ऑप्शन रहेंगे नहीं। और 313 तो 305 से ज़्यादा ही है, यानी कि ऑप्शन ये भी नहीं होगा। क्या बचा हमारे पास? ये वाला ऑप्शन नंबर 2। तो वैसे भी आप चाहें तो उनको जोड़ लें, जोड़ने पर भी उत्तर आपको यही मिलेगा। ठीक है? 315.29। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, संख्या 96 में अंक 9 का एकाधिकेंश से बनने वाली नई संख्या क्या होगी? तो 96 में आप 6 का एक अधिक करेंगे, एक अधिक करते ही इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 में एक अधिक करते ही 10, कितना होगा ये? यहाँ पे 10 का 0, इसके आगे तो कोई संख्या नहीं है, तो हम चाहें तो उसको ऐसा कर सकते हैं, 0 लगा के वो 1 कहाँ जाएगा? इसके ऊपर। 0 का एक अधिक करेंगे तो क्या जाएगा? 106। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट भी आप चाहें तो 9 उसका एक अधिक करोगे तो 10 हो जाएगा, यानी 106, ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो मिल जाएगा आपको नंबर 1। अगला प्रश्न है 54वां, संख्या 7 गुणा 16 का निखिलम विधि से गुणा करने पर संख्या 7 एवं संख्या 16 के विचलन क्रमशः होंगे जबकि आधार 10 हो। बच्चों विचलन निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। विचलन बराबर होता है संख्या माइनस
आधार। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी हैं आपके पास? एक तो है 7 और एक है 16। ठीक है, इनमें से आधार आधार क्या दिया हुआ है बच्चों? आधार दिया हुआ है 10। यानी हम क्या घटाएंगे इन दोनों में से? 10 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस का 3 और यहाँ 6, यानी -3, 6 ये दोनों के विचलन होंगे क्रमशः, यानी नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 55 जो क्वेश्चन है बच्चों देखें, दिए गए कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार आपको बताने हैं। बच्चों यहाँ पर आप देखें, जो पहला ए दिया हुआ है, ए में आपको 3 माप दिए गए हैं कोणों के, जिनमें से 105। ठीक है, 105 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण। क्या कहलाता है बच्चों? ये अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण। इसी प्रकार से यहाँ जो बी में आपको दिए गए हैं तीनों कोण, तीनों को तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है, यानी कि ये इवन कोण दिए हुए हैं आपको। और ऑप्शन सी में आप देखें बच्चों, तो आपको यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का दिया गया है। तो 90 डिग्री के कोण को अपन क्या बोलते हैं? समकोण। तो बच्चों इन्हीं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला था उसका क्या होगा? अधिक कोण। क्या नाम बन जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। और दूसरे का है न्यून कोण, तो यहाँ बन जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरे में क्या था? समकोण था, इसलिए समकोण त्रिभुज। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार के दुगने से 5 अधिक है, उसकी ऊंचाई क्या होगी यदि आधार भी है? बच्चों यहाँ पर ये त्रिभुज का या क्षेत्रफल का कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको समीकरण का एक प्रश्न बनाकर दिया गया है। ठीक है, तो समीकरण के इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम बच्चों? हम इबारत को पढ़ते जाएं तो हमें उसका हल मिलता जाएगा। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार के दुगने से, यानी आधार का हमें क्या करना है? दुगना करना है। आधार कितना दिया गया है बच्चों हमें? आधार दिया गया है b, यानी हम क्या करेंगे? b का दुगना करेंगे। ठीक है, नहीं आधार का हमने दुगना किया और दुगने से कितना अधिक है? ये 5 अधिक है। तो हम क्या करें? इसमें 5 जोड़ देंगे क्योंकि 5 अधिक है। तो ये क्या है? इसकी ऊंचाई है 2b + 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, 2b + 5 इसका सही उत्तर होगा। रिया और कंचन के बीच 45 रुपए को 2:1 में बांटा जाता है, तो रिया और कंचन के हिस्से का अंतर क्या होगा? बच्चों इसको शॉर्ट में हल कैसे करेंगे हम? हमें रिया और कंचन के हिस्से का अंतर पूछा गया है, इसको हम क्या मान लें? x मान लें। ठीक है, इसको आप देखो कैसे जमाओगे, जैसे कि यहाँ तो हम लिखें हिस्से का अंतर बटा अनुपातों का अंतर, इसके बराबर होगा कुल राशि बटा कुल अनुपात के। ठीक है बच्चों, तो हिस्से का अंतर हमने क्या मान लिया? x। अनुपातों का अंतर क्या होगा? अनुपात कितने हैं? 2 और 1, इनका अंतर कितना आएगा? 1 ही होगा। कुल राशि कितनी है बच्चों? 45, दोनों के बीच में बांटा गया है। तो कुल अनुपात क्या होगा? 2 और 1 को जोड़ देंगे आप, कितना हुआ? 3। x का मान क्या होगा? 45/3 बराबर 15 रुपये। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
अगला प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो हमें परिमाप दिया गया है, इस परिमाप की सहायता से हम क्या निकालेंगे, वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा का स्क्वायर करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना है 18, और परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है बच्चों, 4 इंटू भुजा। ठीक है, यहाँ पर भुजा का मान क्या हो जाएगा, 18/4। 18/4 का मतलब कितना हुआ, 4.5 सेंटीमीटर। तब उनको क्या मिल गई, इसकी भुजा मिल गई। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। 4.5 का हम वर्ग करेंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस भी संख्या के पीछे 5 आता हो उसका वर्ग हम आसानी से कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पीछे तो हम लिखते हैं 25, और जो आगे वाली संख्या है यानी आगे वाला जो अंक है, इसका दहाई का अंक है, इसे इसकी अगली संख्या से गुणा करेंगे। यानी 4 के बाद का जो अगला नंबर होगा उससे हम गुणा करेंगे। 4 के बाद क्या आता है, 5। 4 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आया, 20 आया। ठीक है, यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव है तो उसका जब वर्ग होगा तो 2 के पहले दशमलव आएगा। ठीक है बच्चों, इस जगह पर दशमलव आएगा, यानी कि 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाई में क्या होता है, वर्ग लगा होता है, स्क्वायर लगा होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 1/5 भाग विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। बच्चों आपको यहाँ पर सिंपली जो 30 विद्यार्थी हैं टोटल, इसका 1/5 आपको करना है। ठीक है, कितना आएगा ये, 6। का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा था क्वेश्चन बच्चों ये। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक नहीं। बच्चों पाइथागोरियन त्रिक में क्या होता है, जो 3 संख्याओं का आपको समूह दिया हुआ होगा उसमें सबसे 2 छोटी संख्याओं का हम वर्ग करेंगे, यानी कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग का निकालेंगे योग, और जो सबसे बड़ी संख्या है इसका केवल वर्ग करेंगे। यदि इन दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग इस तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आता है तो ये पाइथागोरियन त्रिक होगी। हल कर लेते हैं बच्चों, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 में मिला 25। 5 का वर्ग भी कितना होता है बच्चों, 25। दोनों बराबर हैं, इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है इसकी सभी संख्याएं क्या हैं, ये पाइथागोरियन त्रिक होंगी। दूसरे क्वेश्चन में आप देखें, दूसरे में आपको दे रखा है 6, 8 और 10, यानी आप 6 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, चेक करेंगे कि क्या यह 10 के वर्ग के बराबर है। 6 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 36। 8 का होगा 64, इसका मान कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 100। 10 का वर्ग भी कितना होता है बच्चों, 100 ही तो होता है, भी बराबर है। इसका मतलब ये भी पाइथागोरियन त्रिक है, और ये तो हमने निकाल ही लिया। इसी प्रकार से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि क्या यह 13 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 12 का 144, दोनों को जोड़ो कितना आया ये 9, और 13 का वर्ग भी बच्चों यही होता है 19। मीन्स ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। तो चौथा जो बचा है बच्चों, ये डेफिनेटली पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। और आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 26 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 49, और 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। दोनों को जोड़ो कितना आया, 625। बच्चों 625 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, ये
ये होता है 25 का स्क्वायर। ये 26 का स्क्वायर तो नहीं होगा, क्योंकि 26 का स्क्वायर कितना होगा? 676। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है चौथे नंबर का। बच्चों, आज के सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आज से आपके लिए एक पहेली बनाई है, इस क्विज को आप हल करके बताएंगे इस पजल को। इसमें इस ट्रायंगल का त्रिभुज का मान क्या होगा? जो भी उत्तर आपको मिलता है उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज बच्चों आपके लिए इतना ही। देखते रहिए आराध्यांश ट्यूटोरियल हब।